Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start with second part of chapter 3, that is food, nutrition, health and fitness. आज हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, स्वास्थ्य और स्वस्थता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो परिभाषा दी है हेल्थ की। स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें शरीर न केवल रोग मुक्त रहता है बल्कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से भी सुरक्षित व निरोग महसूस करता है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेल-बीइंग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ बीमारी से मुक्त होना हेल्थ नहीं कहलाता है। आप फिजिकली, शारीरिक रूप से, इंटेलेक्चुअली, मानसिक रूप से, सोशली एंड इमोशनली और स्पिरिचुअली भी आप स्वस्थ महसूस होना चाहिए आपको, तब आपका स्वास्थ्य एक्चुअली माना जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के क्या क्या आयाम हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल हेल्थ। शारीरिक स्वास्थ्य से हमारा अर्थ है किसी भी व्यक्ति की उस सिचुएशन से जिसमें वह फिजिकली फिट फील करता है, एक्टिव रहता है और रोगों से मुक्त रहता है और उसकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग रहती है। इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। जैसे अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी है उसको हम फिजिकली हेल्दी कहेंगे, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है उसको हम हेल्दी कहेंगे। एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट एंड वेट है तो भी वो हेल्दी कहलाएगा। अच्छी नींद आती है, स्किन चमकदार है उसकी, साफ सुथरे दांत हैं, एक्टिव है और एनर्जेटिक फील करता है, ऊर्जावान फील करता है अपने आप को, स्वस्थ है और मजबूत उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है यानी कि फिजिकली देखने में वो मजबूत दिखाई देता है। आंखें चमकदार होनी चाहिए, सामान्य रूप से भूख लगनी चाहिए, ना ही भूख अधिक लगनी चाहिए ना ही कम, सामान्य रूप से भूख लगनी चाहिए। जो हेयर्स हैं वो भी चमकदार होंगे और घने होंगे जो फिजिकली हेल्दी व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य को हम किस प्रकार से नाप सकते हैं? जिसकी मानसिक क्षमता यानी कि मेंटल एबिलिटी अच्छी हो, मानसिक रूप से मेंटली जो एक्टिव हो, दूसरों के प्रति प्राणुभूति का भाव हो, मानसिक रूप से समर्थ और सक्षम हो यानी कि एक्टिव हो और मेंटली वो फिट हो और हर कार्य करने के लिए सक्षम हो, चिंताओं तथा परेशानियों से निपटने में सक्षम हो यानी कि चिंताओं और परेशानियों को देख के घबराए ना और मेंटली उसका समाधान निकाल सके, मानसिक विकारों से मुक्त हो, किसी प्रकार की मेंटल डिसेबिलिटी ना हो, भावनात्मक रूप से स्थिर हो यानी कि इमोशनली वो स्थिर रहे, ना ही जल्दी गुस्सा है ना ही जल्दी रोना शुरू करे, कठिन परिस्थितियों में उभरने की क्षमता अगर है तो उसको हम मेंटल हेल्थ कहेंगे। नेक्स्ट इज सामाजिक स्वास्थ्य। यहाँ पर गलती से मेंटल हेल्थ लिख दिया गया है, इट इज सोशल हेल्थ। सामाजिक स्वास्थ्य से हमारा अर्थ होता है व्यक्ति के उन सभी सोशल एबिलिटीज से या उन सभी योग्यताओं से जिनके द्वारा वह समाज में एक सदस्य के रूप में, एक मेंबर के रूप में कार्य कर पाता है। अब जब हम समाज में रहते हैं या फैमिली में रहते हैं तो हमारी सहन करने की क्षमता और सहयोग की भावना होगी, तभी हम समाज का एक अंग बन पाएंगे या परिवार का एक अंग बन पाएंगे। तो सबसे पहली विशेषता है इसमें सहन क्षमता और सहयोग की भावना होना बहुत ही ज़रूरी है सामाजिक स्वास्थ्य के लिए। सभ्य तथा मधुर व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए और सबको रिस्पेक्ट देने वाला रिलेशन अगर आपका है तो आप सोशली हेल्दी हो। दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का भाव, इससे हम समझते हैं कि हम अकेले समाज में नहीं रहते, हमें अपने समाज में रहने वाले दूसरे लोगों का भी उतना ही ध्यान रखना ज़रूरी है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी बनती है उनके प्रति जितना हम अपने प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। लोगों के साथ
अच्छे संबंध होना मेंटल हेल्थ का, सामाजिक स्वास्थ्य सोशल हेल्थ का, सामाजिक स्वास्थ्य का एक बहुत ही बड़ा विशेषता है। नेक्स्ट इज आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ से हमारा अर्थ होता है व्यक्ति की अपने साथ सामर्थ्य और मान्यताओं में दृढ़ विश्वास से है। नैतिक मूल्य कैसे हैं आपके, जैसे सच्चाई, दूसरों की मदद करना, अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से वहन करना। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप स्पिरिचुअली हेल्दी हैं। दूसरों के प्रति आपका जो व्यवहार है वो संयम पूर्ण है, तो आप स्पिरिचुअली हेल्दी हैं। आगे हम पढ़ेंगे फिटनेस के बारे में। फिटनेस क्या होती है या स्वस्थता क्या होती है? मनुष्य के वे गुण जो उसे कठिन कार्यों को पूरा करने में समर्थ बनाते हैं। Fitness is a measure of body's ability to function efficiently and effectively in work and leisure। खाली समय में भी और कार्य के समय में भी जो efficiently और effectively काम कर पाता है। To resist diseases, be healthy and to meet emergency situations। उसको हम कहते हैं एक हेल्दी व्यक्ति, जो कार्य के समय और खाली समय एफिशिएंटली और एक्टिवली काम कर पाता है, बीमारियों से दूर रहता है, स्वस्थ रहता है और इमरजेंसी सिचुएशन यानी कि किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाए तो उससे निपटने के लिए तैयार रहता है, उसको हम फिटनेस कहते हैं। यहाँ फिटनेस दो प्रकार की है इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जनरल फिटनेस एंड स्पेसिफिक फिटनेस। सामान्य स्वस्थता और विशिष्ट स्वस्थता। सामान्य स्वस्थता से हमारा अर्थ है व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य एवं बेहतर कार्य क्षमता से है, तो जनरल फिटनेस कहलाती है हमारी। उसके बाद हमारी विशिष्ट फिटनेस स्वस्थता जो है, विशिष्ट फिटनेस जो है, ये विशिष्ट स्वास्थ्य होता है, यानी कि स्पेसिफिक एक स्वास्थ्य होता है जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी स्वस्थता से है। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए आप फिट हो, फिजिकली भी मेंटली भी। आगे हम पढ़ेंगे शारीरिक पुष्टि के घटक के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। यह निरंतर फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान जब फ्यूल की पूर्ति करने के लिए शरीर की संचार और श्वसन प्रणाली की क्षमता है, यानी कि सांस चलते रहने के लिए और बॉडी आपकी निरंतर कार्य करती रहे उसकी क्षमता होती है। मांसपेशियों की शक्ति, मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये किसी भी एक्टिविटी के दौरान बल लगाने की यानी कि फोर्स लगाने की लिए मांसपेशियों की क्षमता होती है। मांसपेशिया सहनशीलता, मस्कुलर एंड्योरेंस, यह थकान के बावजूद भी आपका प्रदर्शन यानी कि आप कितना परफॉर्म कर पाते हो, मांसपेशियों की क्षमता आपकी इस पे निर्भर करती है, या मांसपेशियों की सहनशीलता निर्भर करती है। शारीरिक संरचना, बॉडी कंपोजिशन, यह मांसपेशियों यानी कि जो आपकी मसल्स हैं, फैट और आपके अस्थियों को दर्शाती है। यह स्वास्थ्य और वजन के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होती है। शारीरिक संरचना या रचना आपके वजन के को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। गति, स्पीड, कम से कम समय में अधिक दूरी को तय करने की क्षमता को गति कहते हैं या स्पीड कहते हैं। शक्ति, स्ट्रेंथ, किसी प्रतिरोध यानी कि किसी बीमारी का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहा जाता है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जोड़ों में अच्छा लचीलापन होगा तो जीवन के सभी अवस्थाओं में चोटों को रोकने में मदद मिलती है। इसलिए बोलते हैं कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रह सके, लचीली रह सके। संतुलन एवं समन्वय, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यह व्यक्ति की ऐसी योग्यताएं होती हैं जो अलग अलग गति क्रिया को ठीक प्रकार से चलाने के लिए योग्य बनाती है बॉडी को।
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बेसिक फूड ग्रुप्स। हम बेसिक फूड ग्रुप्स का कैसे यूज कर सकते हैं टू प्लान अ बैलेंस्ड डाइट। समान पोषक मान वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को एक समूह में इकट्ठा करके जो वर्ग हमें प्राप्त होते हैं उन्हें खाद्य वर्ग कहा जाता है। तो पहले हम डाइट प्लानिंग करेंगे, बैलेंस डाइट प्लानिंग करेंगे, तो उससे पहले समझना जरूरी है कि बेसिक फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं। तो जितने भी हमारे समान पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ हैं उनको एक ग्रुप में इकट्ठा करके जो ग्रुप हमें प्राप्त होता है उन्हें हम खाद्य वर्ग कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस फूड आइटम्स हैविंग सिमिलर की न्यूट्रिएंट्स इन अ सिंगल ग्रुप इज कॉल्ड फूड ग्रुप। आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से हमारे पास फूड ग्रुप्स हैं। हमारे पास बेसिकली 5 फूड ग्रुप्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 की पिक्चर्स मुझे मिल पाई है। तो सबसे पहले हमारे आते हैं अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद। ये जो फूड ग्रुप है इसमें 2 फूड ग्रुप मैंने मिक्स कर दिए हैं, दालें और फलियां जो हैं ये एक अलग ही फूड ग्रुप है। अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद यानी कि जितने भी प्रकार के अनाज हैं, गेहूं है, चावल है, ये सब आपके क्या है, अनाज और खाद्यान्न आते हैं। ये सीरियल्स, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स हैं। दालें और जो फलियां हैं वो आपका सेकंड फूड ग्रुप है, जिनको आप पल्सेस एंड लेग्यूम्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज आर फल और सब्जियां। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में हम आगे पढ़ेंगे। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमारा थर्ड फूड ग्रुप है, जिसमें हमारे हर प्रकार के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं। नेक्स्ट इज वसा और शर्करा यानी कि फैट्स एंड नट्स और ऑयल्स जितने भी हैं वो इस फूड ग्रुप में आते हैं। लास्ट वन इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और जो आपके नॉन वेजिटेरियन फूड आते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में किस फूड ग्रुप से हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पहले पढ़ेंगे हम सीरियल्स, ग्रेन्स एंड उसके प्रोडक्ट्स के बारे में। यहाँ पे मैंने एक टेबल दी है, ये आपकी बुक में भी दी गई है, एनसीईआरटी की बुक में। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन से ग्रुप से हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में भी आते हैं। यहाँ पे इंग्लिश की टेबल है और इसके साइड में हिंदी की टेबल है। सीरियल्स, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स में जैसे राइस हुआ, वीट है, रागी है, बाजरा है, आपका मेज है, जवार जिसको आप बोलते हैं, जौ और उनके उत्पाद जो होते हैं, राइस फ्लेक्स जो होते हैं, जो आपका पोहा होता है वो राइस फ्लेक्स होता है। व्हीट फ्लोर जो गेहूं का आटा होता है, उससे हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें जितने भी सीरियल्स, ग्रेन्स और उनके प्रोडक्ट्स हैं उनसे सबसे पहले हमें मिलती है एनर्जी, हमें प्राप्त होती है। देन सेकेंड इज प्रोटीन, इनविजिबल फैट जो हमें दिखाई नहीं देता, इस प्रकार का फैट भी प्राप्त होता है थोड़ा। विटामिन कौन कौन से प्राप्त होते हैं, B1, B2। मिनरल्स हमें फोलिक एसिड, आयरन और फाइबर हमें मिलता है इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट इज पल्सेस एंड लेग्यूम्स, दालें और फलियां। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, काला चना, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, जितनी भी तरह की आपकी दालें हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा आपकी लोबिया, जो आपके सूखे मटर आते हैं, राजमा, सोयाबीन या फलियां, ये हमें क्या क्या देती हैं। सबसे पहले वही एनर्जी हमें प्राप्त होती है इनसे। प्रोटीन और इनविजिबल फैट, प्रोक्स वसा जिसको आप कहते हैं, विटामिन B1, B2, फोलिक एसिड। यहाँ पे हमें कैल्शियम भी प्राप्त होता है। सेम है ये दोनों चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स दोनों से हमें सेम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम भी हमें दालें और फलियों से कैल्शियम भी प्राप्त होता है। आयरन और फाइबर भी प्राप्त होता है, जैसे सेम उसी टेबल के जैसा ये भी है। तो इसको याद करने में ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। जहाँ पल्सेस एंड लेग्यूम्स की बात आते हैं वहाँ एक कैल्शियम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। नेक्स्ट इज मिल्क, मीट एंड प्रोडक्ट्स। दूध और नॉन वेजिटेरियन जितने भी खाने होते हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है। मिल्क, कर्ड, स्किम्ड मिल्क, चीज़, इनसे हमें मिलता है। जो दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं, तो सबसे पहले उनमें प्रोटीन होता है अधिक मात्रा में।
आपने कई बार नोट किया होगा कि दूध जहाँ भी रखा होता है या दूध किसी कपड़े पे गिर जाता है तो उसमें स्मेल आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि मिल्क इज़ रिच इन प्रोटीन, वो प्रोटीन की वजह से वो स्मेल आती है। फैट हमें मिलता है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से। विटामिन B12 मिलता है और कैल्शियम मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इज़ मिल्क। उसके बाद आता है आपका मीट, चिकन, लीवर, फिश, एग, ये सब आप इनसे आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है और विटामिन B2 मिलता है। नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में आपके मैंगो, गुआवा, पका हुआ टमाटर, पपाया, ऑरेंज, स्वीट लाइम जिसको आप मौसमी भी कहते हैं, वाटरमेलन, तरबूज, इनसे हमें कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं, विटामिन सी मिलता है और सारे फ्रूट से हमें फाइबर मिलता ही मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी है आपकी, उनसे हमें इनविजिबल फैट मिलता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। कैरोटीनॉइड्स मिलता है, विटामिन B2 मिलता है। कैरोटीनॉइड्स क्या है? कैरोटीनॉइड्स विटामिन ए का एक प्रकार है। दो प्रकार के विटामिन ए होते हैं, रेटिनॉल और कैरोटीनॉइड्स। तो हमें कैरोटीनॉइड्स मिलता है, विटामिन B2 मिलता है, फोलिक एसिड मिलता है, कैल्शियम, आयरन एंड फाइबर। ग्रीन लीफी वेजिटेबल आयरन रिच फूड मानी जाती हैं। अदर वेजिटेबल्स जो आपकी हैं, कैरेट्स, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, कैप्सिकम, बीन्स, अनियन, ड्रमस्टिक्स, कॉलीफ्लावर, इनसे हमें कैरोटीनॉइड्स मिलता है यानी कि टाइप ऑफ विटामिन ए। फोलिक एसिड हमें मिलता है, कैल्शियम मिलता है और फाइबर भी मिलता है। नेक्स्ट लेवल इज फैट्स एंड शुगर, जिसमें आपके बटर, घी, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जितने भी आपके ये डालडा हैं या आपके कुकिंग ऑयल्स हैं, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल या जिस भी प्रकार का रिफाइंड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, इनसे हमें मिलती है सबसे पहले जितनी फैट्स और सीरियल्स होते हैं उनसे हमें सबसे पहले क्या मिलता है? एनर्जी। फैट तो मिलता ही है, फैट और शुगर से असेंशियल फैटी एसिड्स भी हमें प्राप्त होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। शुगर और जैगरी से हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ हिंदी मीडियम की टेबल में बताया गया है कि हमें शुगर से या जैगरी से, गुड़ से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब कुछ याद रखने योग्य बातें हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दी गई है और ये आपकी एनसीईआरटी के बुक से ही फोटो ली गई है। तो याद रखने के लिए क्या क्या बातें हैं? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा यानी कि 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्राप्त होती है। ये आप बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए क्योंकि आपसे बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम में भी और वाइवा में भी पूछा जाता है। प्रोटीन से हमें मिलती है 4 किलो कैलोरीज। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से जो कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है और फैट से हमें मिलती है 9 किलो कैलोरी एनर्जी। अब गाइडलाइंस कुछ हमें दी गई हैं बेसिक फूड ग्रुप्स के लिए। जो 5 फूड ग्रुप्स हैं हमारे पास, उनमें से हर फूड ग्रुप में से कोई ना कोई फूड आइटम हमें उठाना होता है जब हम फूड प्लानिंग करते हैं, तभी हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं, आपको इजी लैंग्वेज में ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रत्येक आहार में प्रत्येक खाद्य वर्ग से खाद्य पदार्थों को कम से कम एक अथवा अधिक बार परोसना चाहिए। एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा बार, और हर खाद्य वर्ग में से हर खाद्य पदार्थ को एक एक बार परोसना ज़रूरी है, यानी कि अपनी डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है। खाद्य पदार्थों का जब हम सिलेक्शन करते हैं या चयन करते हैं तो प्रत्येक ग्रुप में से करें ताकि प्रत्येक वर्ग में खाद्य पदार्थ भले ही समान है लेकिन उनमें पोषक तत्व एक जैसे नहीं हैं। यदि भोजन शाकाहारी है तो आहार में पूरा प्रोटीन गुणवत्ता संपूर्ण प्रोटीन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयुक्त संयोजनों का उपयोग करें। कैसे उपयोग करें हम? जो शाकाहारी आहार होता है
जो वेजिटेरियन फूड्स होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अनाज और दालों को एक साथ मिक्स कर सकते हैं और भोजन में थोड़ी मात्रा में दूध अथवा दही भी शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन आपकी बॉडी को मिल जाएगा उस तरह से। उसके अलावा आप दालों को अगर रात भर भिगो के यूज़ करते हो तो उसकी प्रोटीन जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, हाई क्वालिटी का आपका प्रोटीन हो जाता है अगर आप दालें भिगो के यूज़ करते हैं। कच्ची सब्जियों और फलों को भोजन में शामिल करना चाहिए, इससे आपको फाइबर मिलता है और आपको न्यूट्रिएंट्स जो हीट से नष्ट नष्ट हो जाते हैं। अगर आप हीट करते हो किसी चीज़ को तो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जैसे विटामिन सी है, आयरन है, वो हाई हीट पे ख़त्म हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कच्ची फल और सब्जियों को भी भोजन में शामिल करना चाहिए, जैसे आप सैलेड्स यूज़ करते हो। उसके अलावा कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु कम से कम एक बार दूध अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि दूध में आयरन भी होता है थोड़ी मात्रा में, विटामिन सी और रेशे के अलावा सभी पोषक तत्व, आयरन और विटामिन सी और फाइबर के अलावा बहुत काफ़ी सारे पोषक तत्व शामिल होते हैं दूध में। दूध में आयरन और विटामिन सी और फाइबर नहीं होता है। अनाज द्वारा कुल कैलोरी की 75% से अधिक की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अनाज खाद्यान्न से संबंधित चीज़ें ही अपने फूड ग्रुप में इंक्लूड करें। उसके लिए 75% एनर्जी आपको, 75% कैलोरीज आपको अनाज के द्वारा लेनी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। ये आपके बेसिक फूड ग्रुप्स है जो आपकी बुक में दिया गया है, आपका फूड पिरामिड, जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेजिटेरियन फूड गाइड। वेजिटेरियन फूड गाइड क्या है या शाकाहारी आहार क्या है? वेजिटेरियन फूड गाइड इज वेजिटेरियन डाइट्स आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। सबको पता है हमें वेजिटेरियन डाइट्स कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है, जैसे अनाज से, सब्जियों से, दालों से या फलियों से, फ्रूट्स जो बीज होते हैं या फिर नट्स। विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न सब्जियों, फल, बीजों तथा सूखे मेवों के सम्मिश्रण से तैयार किया जाता है, वह शाकाहारी आहार कहलाता है। आज हम अपनी इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।